गुड इवनिंग क्लास 12th। ये वीक 2 का रिवीजन लेक्चर है केमिस्ट्री का। आज का डेट 15 दिसंबर है। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है और हम अभी केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। तो पहले हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करना है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ सुनना है। एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, कुछ कंसेप्ट्स में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ सुनना है। बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन टाइम आप लोग अपना बचा सकते हैं। वैसे भी 3 आवर्स का एक लंबा क्लास होने वाला है अभी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और आता है एमओटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के अलावा भी बॉर्न हेबर साइकिल जैसे कुछ कंसेप्ट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंसेप्ट होता है, आयनिक बॉन्ड ऑब्वियसली होता ही है, वीबीटी वीएससी पीआर, ये सारी चीजें जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, एंड देन इसमें और कंसेप्ट्स क्या होते हैं, और कंसेप्ट्स होते हैं कि जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। फिर केमिकल बॉन्डिंग को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब सॉलिड स्टेट से भी रिलेट कर सकते हैं। जो सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर है उसके साथ केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन रिलेशन कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। जो क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करना है और लर्न वगैरह भी करना है। ठीक है, तो अब आप लोग स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं जनरल कंसेप्ट बीएचसी डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पहले बॉर्न हेबर साइकिल हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, Na है, Na ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बन गया, उसका कटायन बन गया। Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl माइनस बन गया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये जो Na था, तो ये Na जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये लूज ऐसे ही नहीं कर रहा है, ये गैस स्टेट में से लूज कर रहा है। तो गैस स्टेट का कटायन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें Na जो चाहिए वो कहाँ चाहिए, Na हमें गैस स्टेट में रिक्वायर्ड है। तो Na को गैस स्टेट में लाने के लिए Na सॉलिड को अपने को हीट करके उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, ये एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, ये एनर्जी रिलीज होगी इसलिए नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज। क्यों रिलीज हुई, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। सर फिर Na में भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं तो Na में चार्ज मिला। सर फिर Cl में चार्ज नहीं मिला क्या, Cl में भी चार्ज मिला, लेकिन Cl में जो अनस्टेबिलिटी आई चार्ज की वजह से, वो अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, सॉरी कम है एज कंपेयर टू जो स्टेबिलिटी मिली ऑक्टेट रूल से। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्लोरीन में ऑक्टेट रूल की वजह से जो स्टेबिलिटी मिली, वो स्टेबिलिटी जो मिली वो ज्यादा मिली एज कंपेयर टू जो अनस्टेबल हुआ चार्ज की वजह से। तो क्लोरीन में हमने ऑक्टेट रूल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ये हम समझे। आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम के टाइम पे भी ऑक्टेट रूल हुआ, लेकिन वहां पे हमने चार्ज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, चार्ज ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है वहां पे, इसलिए वहां पे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओवरऑल रिलीज हो रही है एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल हमें देनी पड़ रही है किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, फिर जो क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन भी ऐसा एक एटम मिलेगा क्या, नहीं, क्लोरीन ऐसा एटम नहीं मिलता। तो क्लोरीन को हम लोगों को बॉन्ड डिसोसिएट करना होता है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको हम लोग वेपोराइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये वाली चीज को। लेकिन यहाँ पे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सोडियम में वेपर बनाया, ये प्लस नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सोडियम में वेपर बनाया और क्लोरीन में हमने 2Cl के पहले एटम्स बनाए, बॉन्ड को डिसोसिएट किया और फिर वो जो 2Cl के एटम्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद Cl माइनस बन गया अनायन। ठीक है, और फिर बाद में क्या होगा, ये Na प्लस और ये Cl माइनस एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बनाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी विल बी रिलीज इन दिस लास्ट पॉइंट। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पास आते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो एनर्जी रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, लिख सकते हैं इसको, अट्रैक्ट ईच अदर। और पॉजिटिव निगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, न्यूट्रल स्पीशीज बन गई। तो पहले पॉजिटिव निगेटिव एंड देन अट्रैक्ट करने का न्यूट्रल स्पीशीज बन गई। ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, इसमें कोई डाउट, ये बॉर्न हेबर साइकिल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी एनर्जी मतलब कोई भी ओवरऑल प्रोसेस को जितनी एनर्जी लग रही है वो सारी एनर्जी का प्लस माइनस यहाँ पे हम लिखते हैं। तो दिस इज बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑफ एनर्जी, ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी दी कितनी एनर्जी निकली, है ना। तो और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाले कंसेप्ट भी अपन इससे रिलेट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक इज इवॉल्व। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 1 सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर बॉर्न हेबर साइकिल। सर ये आपने बॉर्न हेबर साइकिल से क्यों स्टार्ट किया? वो केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट करो ना, ये बताओ ना कि केमिकल बॉन्ड क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें नहीं बात करेंगे अपन, हम लोगों का रिवीजन लेक्चर है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अपन टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंसेप्ट देखते हैं पोलैरिटी का। तो कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी डिफाइन होती है, तो तीन चीज़ें अपन इमेजिन करें, ये तीन कंपाउंड्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, HCl है, NaCl है और ClCl है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अपन लिखते हैं नॉन पोलर, इसको लिखते हैं पोलर, और ये भी पोलर है। लेकिन ये पोलर के साथ साथ क्या है, ये पोलर के साथ साथ आयोनिक बॉन्ड है। ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर ये क्या है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कोवैलेंट में होती है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये पोलर है क्योंकि आयोनिक है, ये पोलर है इवन दो कोवैलेंट है, क्योंकि जो शेयरिंग हुई वो शेयरिंग अनइक्वल हुई, और ये शेयरिंग कैसी हुई, ये शेयरिंग इक्वल हो गई। तो इसी के साथ हमने कंसेप्ट डिफाइन किया होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपन ने कंसेप्ट डिफाइन किया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें क्या बताता है, बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे HCl में अपन लिखते हैं H पे डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे लिखते हैं डेल्टा निगेटिव। यहाँ लिखते हैं डेल्टा जीरो डेल्टा, जनरली ऐसा डेल्टा जीरो लिखते नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं पूरा पॉजिटिव और पूरा निगेटिव। तो HCl और NaCl में अंतर है, HCl और HCl में क्या अंतर है, एक तो वो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड वाला डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस है कि उसमें जो चार्ज है, जैसे ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव है HCl में, और यहाँ पे पूरा पॉजिटिव और पूरा निगेटिव है NaCl में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है इस चीज को। और बाकी के दो एग्जांपल्स है कोवैलेंट बॉन्ड के। ठीक है, इसमें कोई डाउट प्लीज पूछ लो। समझ में आ रहा है सबको, बेसिक बेसिक चर्चा कर रहे हैं अपन तो अभी, ये तो 11th में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ये रिवीजन क्लासेस का मतलब क्या है, ये रिवीजन क्लासेस इसलिए कि ताकि आप लोगों का ये टॉपिक रिवाइज होने के बाद में घर पे जाके आप लोग इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्या होता है कि अगर अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने डायरेक्टली बैठे तो क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, फिर अपने को लगता है थ्योरी रिवाइज करनी है, फिर थ्योरी रिवाइज करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम थ्योरी रिवाइज में लग जाता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये रिवीजन क्लासेस की वजह से क्या होगा, आप लोगों का सारा सिलेबस एक साथ कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोगों को घर पे जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, आवाज वगैरह ठीक से हाँ आ रहा है, ओके। ठीक है, आई डिलीट दिस। तो ये हमने पोलैरिटी वगैरह डिस्कस कर लिया। अब जो ये पोलैरिटी हमने डिस्कस किया था, इसी चीज को डायपोल मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो HCl है, Cl पे डेल्टा निगेटिव है, H पे डेल्टा पॉजिटिव है। डायपोल मूवमेंट का एरो कहाँ रहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ रहता है। हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो है डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। H से जा रहा है Cl की तरफ, H पे डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे डेल्टा निगेटिव, और डायपोल मोमेंट जो रहता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको Q टाइम्स डी भी लिखते हैं। फिर डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो क्रॉस प्रोडक्ट है। मैथ्स वालों को क्लिक हो रहा होगा, यस सर हमको भी क्लिक हो रहा है सर। ठीक है, फिर CH4 जैसा मॉलिक्यूल इमेजिन कर लो। CH4 जैसा मॉलिक्यूल सर वो तो क्या हो गया, वो तो पोलर होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं वो पोलर नहीं है, वो चीज़ भी क्या है, नॉन पोलर है। क्यों सर ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि उसमें चारों जो वेक्टर्स है, जो चारों इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स है, चारों CH डायपोल मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। 4 CH म्यूज कैंसिल ईच अदर, चारों डायपोल मूवमेंट्स, ऑल 4 डायपोल मूवमेंट्स कैंसिल ईच अदर। ये पॉइंट लर्न कर लेंगे अपन। ठीक है, तो फिर अब अगला इसमें एक एग्जाम्पल, एक मिनट, किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछना हो तो प्लीज पूछ लो, पूछ लो, शर्मा मत, घर की बात है अपनी। नहीं पूछना है कोई बात नहीं। ठीक है, अगला। अब जैसे देखो, अगर अपने पास में Cl H H और H है, ठीक है, जैसे CH3Cl है, तो CH3Cl क्या है, CH3Cl पोलर मॉलिक्यूल है ना, पोलर मॉलिक्यूल है CH3Cl। न्यूट्रल है क्या, जैसे CH4 जो है, CH4 तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी है और नॉन पोलर भी है। CH4 इज न्यूट्रल एज वेल एज नॉन पोलर, बराबर। लेकिन CH3Cl क्या है, CH3Cl पोलर है क्या, CH3Cl पोलर है, हाँ पोलर मॉलिक्यूल है। CH3Cl न्यूट्रल है क्या,
सोचो इस पे जरा। ऑब्वियसली CH3Cl भी न्यूट्रल है। यस, CH3Cl इज न्यूट्रल। ऑल कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। ऑल कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। कंपाउंड है, कंपाउंड बना ही इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल है। सोचो लोगों को क्या होता है, स्टूडेंट्स में गलती क्या होती है, मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा जनरेट क्या हो जाता है कि जो पोलर है वो न्यूट्रल नहीं है। जैसे HCl है, तो अपने को क्या लगता है डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, चार्जेस दिख रहे हैं। चार्जेस दिख रहे हैं इसका मतलब ये चीज पोलर है, बराबर। चार्जेस दिख रहे हैं इसका मतलब ये चीज न्यूट्रल नहीं है, गलत बात हो जाएगी। ये चीज अभी भी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है ये चीज? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव वाला वैल्यू, उसका जो मॉड लेते हैं ना, वो चीज डेल्टा निगेटिव के मॉड के इक्वल है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, प्लीज इसको ध्यान रखें। न्यूट्रल होना रिक्वायरमेंट है कंपाउंड की। पोलर नॉन पोलर होना वो बात की बात है। और ये चीज मत समझो कि कोई चीज अगर पोलर है तो वो इज इक्वल टू नॉन न्यूट्रल है। पोलर इज इक्वल टू नॉन न्यूट्रल, ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट्स अपन ने पढ़े वीक 5 के रिवीजन में, हम लोगों को डिस्कस करना है। उसमें भी हम लोग ये चीज फिर से रिपीट करने वाले हैं। पोलर हमेशा नॉन न्यूट्रल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ये चीज, कोई डाउट इसमें? प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है चलो ठीक है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट, पोलरिटी, बॉन्ड नेबर साइकिल हो गया। अच्छा, अब एक छोटा सा और एक कंसेप्ट था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको लर्न क्या करना है, लर्न करना है कि FON, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए अपने को। क्या चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। और वो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑब्वियस बात है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड रहना चाहिए। और सामने और जो एटम अपने को रखना है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी रहनी चाहिए। तो अपने को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दो चाहिए, एक जिससे हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है और एक जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। सर ये क्यों हो गया? दिस इज टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। सर अब ये नया नया क्या बोल रहे हो आप? वैन डर वाल्स फोर्स मतलब बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन जैसी चीज को, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब ये एच जो है ये डेल्टा पॉजिटिव है और फ्लोरीन जो है वो डेल्टा निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और निगेटिव का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहेगा, तो उनका अट्रैक्शन रहने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमेशा लेस रहता है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इज लेस देन कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इज लेस देन कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ। किसी को कोई दिक्कत इसमें? प्लीज डाउट पूछ लो अगर पूछना है तो। नहीं पूछना है तो अपन आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स, एनीथिंग टू आस्क? ठीक है, फिर इसके 3 केसेस लेने हैं अपने को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले अपन वाटर का केस इमेजिन करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन द केस ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या है? वाटर में ऑक्सीजन है सर, यस सर। वाटर में हाइड्रोजन है, यस सर। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने? 1 है सर। वेरी गुड सर। लेकिन उस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स भी है। दिख रहा है सबको? ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आ जाए तो ये ऐसा अट्रैक्शन दिखाएगा, और इधर भी एक अट्रैक्शन दिखाएगा ऐसा दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम्स किसी और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, और ये वाला भी किसी और के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। एंड देन इसका एक और लोन पेयर होगा, वो किसी और एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और इसका एक लोन पेयर जो बच गया वो भी किसी और एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो अपन ये समझे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में है, इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज प्रॉपर, प्रॉपर है और परफेक्ट है। सर अब इसका क्या मतलब हो गया प्रॉपर और परफेक्ट? बाकी जगह प्रॉपर नहीं है क्या? बाकी जगह परफेक्ट नहीं होता क्या? तो बाकी जगह जैसे एच देख लो, अभी एच में क्या है, 3 लोन पेयर है और हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हो गए, है ना, देने वाले ज़्यादा हो गए, लेने वाले कम है। तो ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये 2 लोन पेयर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को मिला ही नहीं जगह, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया। समझ रहे हो आप? तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि वाटर के केस में क्या है, 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो वाटर के केस में एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। एच के केस में उल्टा है, लोन पेयर ज़्यादा है। फिर और एक एग्जाम्पल अपन इमेजिन करें, अमोनिया। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में हाइड्रोजन ज़्यादा है, NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मोर हाइड्रोजन लेस लोन पेयर। और एच में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच में लिख सकते हैं मोर लोन पेयर लेस हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लें, 1 मिनट वेट करते हैं, ये पॉइंट आप लोग जल्दी से लिख लें। ठीक है, चले आगे, लिख लिया सबने? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ हाथ उठाओ, पूछ लो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, फिर रेडॉक्स भी है और एस ब्लॉक भी है, तो ये 4 टॉपिक्स अपन को आज डिस्कस करने हैं। नहीं पूछना है? ओके, करें इसको डिलीट। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद और क्या है इसमें, और ठीक है, और तो कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड पे VBT है, तो VBT इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना सर? ये क्या होता है, नए नए वर्ड्स आप लोग बता रहे हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है, तो उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वैलेंस शेल इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो प्राइमरीली किसके लिए? प्राइमरीली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बात करता है, आयनिक बॉन्ड के लिए भी बात करता है, लेकिन थोड़ा कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ज़्यादा बात करता है। तो हम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नॉन मेटल में रहता है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल क्या बनाते हैं, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सर फिर मेटल मेटल क्या बनाते हैं? तो मेटल मेटल को मेटल मेटल मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं अपने लिए। तो एक चीज़ समझ पा रहे हो आप लोग कि मेटल मेटल मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, मेटल नॉन मेटल बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये जो नॉन मेटल ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा हाइड्रोजन, ये पता है सबको, ये पता है सबको, एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 1s1 1s1, ये भी पता है सबको। और इसमें क्या हो रहा है, फिर वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन का एक स्क्वायर जो ऑर्बिटल बोलते हैं अपन, ये दूसरा वाला ऑर्बिटल, वो दोनों ऑर्बिटल ने मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो पहले कैसा था, पहले ऐसा था, फिर कैसा था, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन ऐसा था, फिर वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इंटरमिक्स होने के बाद वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ORBI, यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स और ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दें। ठीक है सर, ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट। सर वो दूसरा वाला डब्बा बड़ा क्यों बनाया आपने? ऐसे ही बनाया, ऐसा बड़ा नहीं रहता है, सब सेम साइज के रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉक्सेस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल्स डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ कोई डाउट इसमें किसी को? प्लीज़ पूछ लो, शर्माओ मत, घर की बात है अपनी, नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट इसमें VBT में अगला कंसेप्ट है अपने पास में, जैसे और एक एग्जांपल ले लें क्या अपन,
ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन O2, O2 क्या लिखते हैं अपन 2,6 लिखते हैं 2,4 लिखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स 2,6, तो ये 1s2। पता नहीं सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, अब ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया, इसी पढ़ा रहे 1s2 2s2 एंड सही हो गया क्या गलत हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा ऐसा, एटम आएगा ऐसा, ये तो फुलफिल्ड है सारे डब्बे इसके, मस्त एकदम, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर का भी एक डब्बा फुलफिल्ड है। अब ये थोड़े ऐसे आ जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे भी लिखेंगे इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब उसमें से ही अपन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट डेवलप जनरेट करने वाले हैं, यहीं से हम लोग कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं यहीं पर, ठीक है। तो ओवरलैपिंग वगैरह के बारे में आपको पता है, ये ऐसा लिखना, फिर ऐसा एक ऐसा बॉक्स बनाना, इधर दो दो डब्बे दिखाना, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या वो, हाँ ये ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन लाल कलर में बताया मैंने, ठीक है। और जो ब्लू कलर में बताया ये पहले एटम के खुद के दो, और दूसरे ब्लू कलर में दूसरे एटम के खुद के दो, तो ये इतने ओवरलैपिंग हुई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर ये डबल बॉन्ड हुई सिग्मा और पाई अपन डिस्कस करेंगे अभी, पता है सबको, मुझे भी पता है कि सब लोगों को पता है, सिग्मा और पाई डिस्कस किया जाएगा अभी, ठीक है। तो ये ओ डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर है, ये दो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब टू बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या रहता है, एक सिग्मा प्लस पाई रहता है। फिर और एक छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस पाई, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इजी है ये चीज़ भी। प्लीज़ पूछ लो, किसी को पूछना है तो, डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? ये चले आगे बढ़े, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट डेवलप करना है। हाँ, अभी जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसका सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जो आप लोगों ने कोचिंग में पढ़ा होगा या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में होगा, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि अब हम लोगों को रिवीजन करना है तो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कार्बन का केस लेते हैं, यस सर, सारी दुनिया कार्बन से एक्सप्लेन करती है, आप भी कार्बन से एक्सप्लेन कर लो सर। ये लिख लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अपने को लिखने के 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये ऐसा 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब क्या होगा, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, ये इसको कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा कैसे रहेगा, ये आफ्टर लिख दूँ मैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, 4 डब्बे बन जाएंगे, 4 डब्बे चिपक गए, और वो चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो या तो इसको ऐसे बोल लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के चला गया, या तो ऐसे बोल लो कि वो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो गए। सर क्यों हुए ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी अपने को एक्सप्लेन करनी थी। क्यों 4 वैलेंसी एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि CH4 देखा, ठीक है। तो CH4 में क्या हुआ, CH4 में एक था कार्बन, 4 थे हाइड्रोजन, तो वो चारों हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ वगैरह सारे बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह सेम थे, तो इसलिए अपन ने क्या बोला, इसको बोला sp3। सर ये नाम sp3 कहाँ से है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर sp3 बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर अगला केस अपन देखें, ये s, और अगर सिर्फ इतना ही ओवरलैपिंग कराओ, सपोज ये यहीं तक अपन ने ओवरलैपिंग कराया, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिड p। तो इसको हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेने को मिला। p पता है ना सबको, ये रहता है s, ये है 1s, ये है 2s, और ये है 2p के 3, 2px 2py 2pz। फिर ये वाला एक है p का जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, तो इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज p। तो फिर जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब क्या हुआ, तब उसके 3 ही बॉन्ड बने, तो 3 बॉन्ड बने तो 3 सिग्मा, तो इसलिए बोलते हैं 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। अच्छा, अब समझ में आया, वो जो पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते थे
अनहाइब्रिडाइज पी में है, अनहाइब्रिडाइज पी में है, तो वो अनहाइब्रिडाइज पी का मतलब उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया था। तो अब क्या हुआ, जो सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले, ये वाला और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो ब्लू कलर में मार्क किया है ये पाई बॉन्ड है। तो वो पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड वाले पी से बना, इसलिए वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल आता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट आप लोग नोटबुक में लिख लो, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। सर आप ही लिखवा दो सर। तो आप लोगों को ये लिखना है, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन one of the p orbitals is not taking part in hybridization. During sp2 one of the p orbitals is not taking part. During sp2 one of the p orbitals is not taking part in hybridization. During sp2 one of the orbitals is not taking part in hybridization. This is that orbital which creates the pi bond. This is the orbital which creates the pi bond, which is perpendicular to the plane of the molecule. ये वही p ऑर्बिटल है, ये वही अनहाइब्रिड वाला p ऑर्बिटल है जिसको हाइब्रिडाइजेशन में लिए नहीं थे अपन ने। उसने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया, और उसने बोला पाई बॉन्ड बना के कट्टी, मैं प्लेन में नहीं रहूंगा, मैं परपेंडिकुलर रहूंगा। तो इसलिए वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया वो चीज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल बन गया। हो जाएगा ये, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, प्लीज पूछ लो। ठीक है, बहुत देर से अपन पढ़ा रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनी मैंने। एक बार कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट कर पाएंगे, एक बार कोई भी स्टूडेंट हाथ उठा पाएंगे, उनसे मैं अनम्यूट करके एक बार बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्लीज समवन वॉलेंटियर। वो जूम वाला हाथ उठाना है, वीडियो कॉल चालू करके हाथ नहीं उठाना है। किसी को बात नहीं करनी मेरे से, छोड़ो सर, आप पढ़ाओ सर बस अब। चलो ठीक है, अनम्यूट मत होना, सिर्फ एक बार हाथ उठा दो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू वेदांत, थैंक यू जय, थैंक यू श्री। बस हो गया, हाथ नीचे कर लो। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी जनता है जो घर पे लेट के क्लास अटेंड कर रही है, मस्त एकदम बेड पे लेट के, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के, लैपटॉप फोन हाथ में लेके लेटे लेटे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितनी जनता है? सर होंगे भी तो भी आपको हाथ उठा के बताएंगे थोड़ी, पूरा नाम लिखो नहीं तो उठा के फेंक देंगे क्लास में से। चले आगे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। फिर जैसे अपन ने sp2 देखा वैसे अपन अभी sp देखेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में भी दो अनहाइब्रिड p रहेंगे, दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स है। तो वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, तो दो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होगा। ये ऐसा लिखते हैं अपन उस चीज़ को। तो ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, ये स्ट्रक्चर को लीनियर बोलते हैं, सही है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये दो पाए, और ये जो दो पाए है, दोनों पाए एक दूसरे को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरा और म्यूचुअली सेम ही हो गया। पाई पाई बॉन्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड मॉलिक्यूल इज लीनियर। मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल लीनियर है, 1D मॉलिक्यूल है। तो सोचो मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल ऐसा है, और एक पाई बॉन्ड कैसा है, एक पाई बॉन्ड है ऐसा इस प्लेन में, दिख रहा है लाल कलर का प्लेन, यस सर। और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, दूसरा मॉलिक्यूल वो उसको ऐसा परपेंडिकुलर बनाएंगे अपन, दूसरा मॉलिक्यूल ही दूसरा पाई बॉन्ड ब्लू कलर का। हाँ सर अब समझ में आ रहा है सर। येलो कलर का प्लेन लाइन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज लीनियर। येलो कलर का लाइन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज लीनियर, एंड ब्लू कलर का इज वन ऑफ द प्लेन, एंड रेड कलर का इज वन ऑफ द प्लेन। हो जाएगा ये।
आगे बढ़े। हाँ सर ये तो आता है, आगे का बढ़ाओ सर, वो sp3d बताओ हमको, sp sp2 sp3 तो ऑर्गेनिक वालों ने भी कराया था। काम की चीज बताओ सर, काम की चीज। तो अपन अभी देखेंगे sp3d। अब sp3d में क्या होता है, अगले वाले का डी लेते हैं अपन, ठीक है। तो जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं 3D वाले कंडीशन, जो अपन ने अभी एग्जांपल देखा, अपन ने तो कार्बन वाला एग्जांपल देखा, तो कार्बन में तो 2D तो रहता ही नहीं है, 2 तो पी पे खत्म हो जाता है ना। कार्बन के केस में 2D नहीं, किसी के केस में 2D नहीं रहता है। लेकिन अगर अपन 3D और उसके आगे के एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें हो सकता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखते क्या होता है, एक अपन s का ऑर्बिटल लेते हैं, p के 3 ऑर्बिटल लेंगे और d का एक ऑर्बिटल लेंगे। तो d के जो 4 बच गए वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए। रिमेनिंग डी के 4 ऑर्बिटल्स जो डी के बच गए उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया। दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हो जाएगा ये। तो sp3d कितने हैं, 5 है। तो 5 वाले का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल ऐसे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, टेढ़े वाले इक्वेटोरियल। तो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और 3 एक्सियल रहेंगे इसमें। नहीं, एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको होल्ड करें एक सेकंड, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक्सियल इक्वेटोरियल कौन सा है, कोई बताएगा क्या? हाँ इक्वेटोरियल, मेकिंग दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल नीचे वाले रहते हैं ना, एक्सियल वाले ऊपर वाले रहते हैं। ओके प्लीज वेट फॉर 1 सेकंड। ये है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल और एक्सियल। ठीक है, तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल टाइप के बॉन्ड होते हैं। सर उसमें नहीं होते क्या, CH3 वगैरह में? नहीं उसमें नहीं होते, sp3d में नहीं, sp3 में नहीं होते, sp2 में भी नहीं होते और sp में भी नहीं होते, और इसमें होते हैं। sp3d वगैरह में अपन कंसिडर करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। अब अब अपन इसी के साथ में कंपेयर करें, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सपांडेड ऑक्टेट। वो PCl5 आ गया ना, तो एक्सपांडेड ऑक्टेट जो एग्जांपल लिया था sp3d का, वो PCl5 के लिए अच्छा बैठता। PCl5 इमेजिन करो, उसका रहता है एक्सपांडेड ऑक्टेट, उसके रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। रुक जाओ, इसको डिलीट कर से ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हो जाएगा ये चीज़ भी ईजी है ये तो। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आ गया। अब दो चीज़ें होती है, एक अपन बोलते हैं ज्योमेट्री और एक रहता है शेप। तो जो शेप रहता है बॉन्ड पेयर वाला, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री कौन सा रहता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसके अंदर यार ये, हाँ यहाँ पे शेप जो रहता है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर से आता है, लोन पेयर का शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते लोन पेयर नो कंट्रीब्यूशन। शेप में लोन पेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जैसे अगर अपन CH4 की बात करें तो CH4 का ज्योमेट्री क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और उसका शेप क्या है, CH4 का शेप, तो CH4 का शेप भी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि उसके तो चारों सिग्मा बॉन्ड्स ही है, उसमें तो लोन पेयर है ही नहीं। तो अगर लोन पेयर है ही नहीं तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पेयर मतलब टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पेयर मतलब टेट्राहेड्रल। ये समझ गया सबको? किसी को इसमें कोई डाउट प्लीज पूछ लो। प्लीज पूछ लो, कोई डाउट होगा तो। नहीं है डाउट, आगे बढ़े अपन, इसको डिलीट कर सकते हैं, चलो डिलीट करते हैं। अब दूसरा केस, अगर अपन वाटर की बात करें तो वाटर, CH4 और अमोनिया ये ऐसे साथ में ही पड़ते हैं ना। पहले क्या लिखना,
CH4 लिखते हैं, फिर अमोनिया लिखते हैं, फिर वाटर लिखते हैं, सॉरी, और एक चीज़ अपन लिख सकते हैं इसमें, HCl या HF। ये जनरली पढ़ते नहीं है अपन, मतलब कहीं होता नहीं है जनरली, लेकिन अपन HCl में भी अपन कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है। CH4 में क्या है 4 सिग्मा, इसमें क्या है 3 सिग्मा, इसमें क्या है 2 सिग्मा, और इसमें क्या है 1 सिग्मा। हाँ यार, बात तो लॉजिकल लग रही है, 1 सिग्मा है इसमें और 3 लोन पेयर रहेंगे, है ना। और यहाँ पे कितने लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेंगे, यहाँ कितने लोन पेयर रहेंगे, 1 लोन पेयर रहेंगे, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अपन 0 लोन पेयर, यहाँ भी लिखेंगे 0 लोन पेयर, अरे 1 लोन पेयर, यहाँ पे लिखेंगे 2 लोन पेयर, और यहाँ पे लिखेंगे 3 लोन पेयर। तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें, कि HCl में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो भी चलेगा, लेकिन आज तक ये कभी सोचने का काम नहीं पड़ा अपने को। क्यों काम नहीं पड़ा? क्योंकि उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड ही नहीं है, सच क्या लीनियर ही रहेगा ना। लीनियर के लिए भी कम से कम 3 एटम चाहिए ना अपने को लीनियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने रेलवे लाइन के जैसा बनाया ऊपर, तो लीनियर स्ट्रक्चर के लिए भी कम से कम 3 एटम चाहिए। HCl में तो मॉलिक्यूल में 2 ही एटम है, तो उसके स्ट्रक्चर की क्या ही बात करें, एक सिंगल लाइन क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर अपन सोचे ध्यान से, तो क्लोरीन का उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। हम ये इमेजिन कर सकेंगे कि क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, जिसमें अपने पास में कैटेगरी है 3 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर कैटेगरी। तो उसका शेप डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है, लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हम सोच सकते हैं, जिसमें 3 लोन पेयर के साथ में एक सिंगल बॉन्ड है। और जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या शेप रहता है, वी शेप रहता है। इसमें क्या रहता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप रहता है। और इसका क्या शेप रहता है, इसका तो टेट्राहेड्रल शेप रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्योमेट्री। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि इसकी ज्योमेट्री भी टेट्रा है, इसकी भी ज्योमेट्री टेट्रा है, इसकी भी ज्योमेट्री टेट्रा है, और इसकी भी ज्योमेट्री टेट्रा है। लेकिन आज तक कभी सोचने का काम नहीं पड़ा था अपने को कि उसकी ज्योमेट्री टेट्रा लिखनी पड़ेगी। वो हटा सकते क्या ऐसा, जाने दो इसको, यहीं रहने दो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री जो है वो तो सिर्फ हाइब्रिडेशन पे बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है ना, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चारों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और चारों का शेप अलग अलग है। इसका शेप भी टेट्राहेड्रल ही है, इसका शेप पिरामिडल है, और इसका शेप वी शेप या बेंड शेप बोलते हैं, और इसका शेप भी नहीं है, सिंगल लाइन है। तो इसको लीनियर नहीं बोलते, शेप इज नॉट डिफाइंड ऐसा बोलेंगे। हो जाएगा ये? इसमें किसी को कोई डाउट प्लीज पूछ लो, पूछना है तो। नहीं पूछना है, आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़ते, इसको करते डिलीट। ठीक है, अब इसके साथ में अपन VACPR वाला कंसेप्ट भी साथ में ही ले लेते हैं। VACPR में क्या होता है, वो बलून वाला कंसेप्ट। VACPR कंसेप्ट है जिसके अंदर अगर 3 रहे तो 3 का रिपल्शन से 120 डिग्री बनेगा, 2 रहे तो 2 के रिपल्शन से 180 डिग्री बनेगा, 4 रहे तो 4 के रिपल्शन से टेट्राहेड्रल बनेगा 109 वाला, 109 वाला 3D वाला। ध्यान से देखें कि हम पहले 1 डायमेंशन में गए, फिर हम 2 डायमेंशन में गए, फिर हम 3 डायमेंशन में गए, फिर 4 से ज़्यादा आएंगे तो सर 4 डायमेंशन में जाएंगे क्या? नहीं, उसमें भी अपन 3 डायमेंशन में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया 3 डायमेंशन में है। तो ये क्या है, ये sp3d है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रायगोनल बायप्लेनर बोलते हैं, क्या ट्रायंगुलर बायप्लेनर, जो भी बोलते हैं इसको। 3 इसके अंदर इक्वेटोरियल रहते हैं और 2 उसके एक्सिस पे रहते हैं बॉन्ड्स। सही है, तो ये VACPR से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल कितना लिखने का 120 डिग्री, यहाँ एंगल लिखने का 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल लिखने का 109 डिग्री। ठीक है, अरे हाँ, और एक चीज़, वो जो वाटर वाला था, वो वाटर में जब V शेप था तो उसका एंगल 104, NH3 जो था उसका एंगल 107, और CH4 जो था उसका एंगल 109। ये क्यों आया सर? ये इसलिए आया क्योंकि लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ये अच्छे से लिख देते हैं, हाँ सर अच्छे से लिख दो सर, हम लर्न कर लेंगे सर। लिख लेंगे सब लोग, पता ही होगा वैसे। लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात हो रही है यहाँ पे। लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन कंडीशन। तो उसकी वजह से एंगल्स वैसे आ गए। ठीक है, ये चीज़ चले आगे, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, प्लीज़ पूछ लो, प्लीज़ पूछ लो, नहीं पूछना है चलो आगे।
ठीक है, वीबीटी हो गया, वीएसीपीआर भी हो गया, हैबिटेशन भी हो गया, और कुछ बताना है ये ना? ठीक है, अब आप लोग बोलो कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बताना है तो मैं बता देता हूँ। एक एमओटी पढ़ा देते फिर पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्या हो रहा है? ठीक है, वीबीटी वीएसीपीआर भी हो गया। अब एक एमओटी, हाँ सर ये बताओ सर, ये नहीं समझ में आता हमको, पल्ले नहीं पड़ता हमारे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लर्न करना है आप लोगों को। ये क्या लर्न करना है सर इसमें? इसमें आप लोगों को लर्न करना है 3 और उससे कम और उससे ज़्यादा। तो 3 से कम होता है 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, और 3 से आगे भी जाएंगे तो भी वो 2.5, 2, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ के बारे में अपन इस पर कमेंट करेंगे। तो ये वाला टेबल अपन सब लोग ध्यान से देखें एक बार। तो ये अगर आप लोगों ने टेबल भी लर्न कर लिया तो भी एमओटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एमओटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। जैसे अपना हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर और वीबीटी जो है, तो वीबीटी क्या बोलता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग कंसेप्ट समझे सब लोग यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे 1s2 2s2 2p6 वो वाली चीजें, तो वो वाली चीजें इंटरमिक्स होंगी और फिर कंपाउंड बनेगा। लेकिन उसको अभी भी अपन एटॉमिक ऑर्बिटल ही बोलते हैं क्योंकि वो एटम के ऑर्बिटल्स है। तो वीबीटी थ्योरी इज रिलेटेड टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन एमओटी थ्योरी क्या बोलती है? कंपाउंड फॉर्म होते वक्त नए ऑर्बिटल्स बन गए। कंपाउंड फॉर्म होते वक्त क्या हो गया? नए ऑर्बिटल्स बन गए। और वो जो नए ऑर्बिटल्स बने उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि कंपाउंड बन गया। कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काम की चीज बताओ सर। काम की चीज है कि लर्न क्या करना है? लर्न ये करना है 3, कहाँ गया 3? 1 सेकेंड प्लीज वेट। ये देखो 3 N2, O22 माइनस N2 के जैसा 3 है। उसके ऊपर गए तो भी कम हो रही है वैल्यूज, और उसके नीचे गए तो भी कम हो रही है वैल्यू। अब ये टेबल ठीक से बनाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये देखना 3, इसके नीचे देखो 2.5, फिर ये 3 भूल जाओ, 2.5, फिर 2, और फिर 2 के बाद में 2 के बाद में आएगा 1.5, 1, और फिर 0.5 और 0। ठीक है, तो ये क्या है? ये बॉन्ड ऑर्डर्स है। ये क्या नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। 3 वाला मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 वाला मतलब डबल बॉन्ड होगा, 1 वाला मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो सर फिर वो जो 2.5 वाला है वो क्या ढाई बॉन्ड है क्या? 1.5 वाला 1.5 बॉन्ड है क्या? ऐसा नहीं है, 1.5 बॉन्ड नहीं है वो, लेकिन उसका उतना बॉन्ड ऑर्डर है। उसके जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स रहेंगे 1.5 वाले के बॉन्ड पैरामीटर्स 1 और 2 के बीच में रहेंगे। 1.5 वाले के बॉन्ड पैरामीटर्स 1 और 2 के बीच में रहेंगे। ये चीज अपन ध्यान में रखें। 3 वाला ट्रिपल बॉन्ड, 2 वाला डबल बॉन्ड और 1 वाला सिंगल बॉन्ड, ये भी अपन लर्न करें। सर फिर ये वाला क्या है? ये लर्न करना क्या? देखो अभी आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोगों को इसका सीक्वेंस लर्न करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। इसका जो सीक्वेंस है वो उसके जैसे ही अपना 1s2 2s2 2p6 वो लर्न करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बताया गया था, वो चीज अपने को पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाली चीज अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग ये बॉन्ड ऑर्डर्स लर्न कर लो। और फिर बॉन्ड ऑर्डर के साथ में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये भी अपन लर्न करें। दो ही टाइप की चीजें होती है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना। ये टेबल भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ बैठ के लर्न कर लेना। अब इसमें और एक चीज वो हाईलाइट हो गया। 1 सेकेंड प्लीज। यस सर, टेक योर टाइम सर। हाँ भाई, तो इधर देखो H2, अगर अपन H2 के बारे में बात करें तो वो सिग्मा 1s2। अभी सिग्मा 1s2 जाने दो। बॉन्ड बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर बिहेवियर 1, मतलब वो डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, 2 से 1 हो गया, तो ये 1 का आधा हो गया, ये बन गया पैरामैग्नेटिक। सर फिर वो H2 प्लस एग्जिस्ट करता क्या? हाँ, तो वो एमओटी के अकॉर्डिंग H2 प्लस एग्जिस्ट करता, अपन रिएक्शन में वगैरह कभी यूज नहीं करते उसको। फिर वैसे H2 माइनस भी रहेगा, ये H2 माइनस रहना चाहिए था यहाँ पे, इधर माइनस इमेजिन करो, और ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 0.5। ठीक है, फिर He2 0, तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। N2 3, O2 2, O2 माइनस, O2 सिंगल माइनस 2.5, O2 माइनस 3। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं उतने उतने के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर्स अपन लर्न करते जाए। और एक सेकंड होल्ड करो, ये क्या हो गया? ठीक है, लिख रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है,
तो N2 में कितने रहते हैं? N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो इधर लिखेंगे 14। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3, 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम कितना हो गया? 13, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2। देखो 12 मतलब कौन है? 6 कौन है? C2 है क्या 12? हाँ C2 है 12, बराबर। BCNOF, हाँ 14 के आगे 15, 15 भी 2.5, वो कम हो गया वापस, 15 गया 16, 16 2। ये देखो ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, आ गया ऑक्सीजन, आ गया C2, ये आ गया N2, BCN 12, 11, 10, 2, 1.5, 1, 10 से 1 कम किया आधा, और 8 किया तो 0। इधर 16 के आगे 17 किया तो 1.5, और 17 के बाद 18 किया तो 1, तो 18 मतलब F2, ये यहाँ पे आ गए। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया, तो वो भी चीज़ क्या होगी? डायमैग्नेटिक होगी। बस इतना ईजी है। अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक लर्न कर सकते और ये ऐसा सीक्वेंस बना के रख सकते दिमाग में, ये ऐसा वाला, तो एमओटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सीक्वेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सर अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो फिर उसके लिए आप प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लर्न मत करो, लेकिन अगर ये लर्न नहीं होता तो रादर देन स्किपिंग द कंप्लीट एमओटी कंसेप्ट, ऐसा होता है ना कि यार वो लर्न नहीं हो रहा तो अपन पूरा कंसेप्ट ही छोड़ दे। कुछ कुछ लोगों ने तो पूरा क्या पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही छोड़ दिया होगा। तो ऐसा ना करे, जितना अपने बस में, जितना अपने से होता है उतना अपन करने की कोशिश करें। फिर उसमें ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है तो सीक्वेंस छोड़ दो, लेकिन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कर सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर बिहेवियर कर सकते हैं। 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 मतलब डबल बॉन्ड, 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, हो जाएगा ये। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? प्लीज पूछ लो। अब मैंने मेरी तरफ से हो गया, इतना ही मेरे को बोलना था केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ऑब्वियसली सारे आर्टिकल्स कवर नहीं हुए हैं। अब आप लोग डिफिकल्टीज पूछे, सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, अपन पढ़ा देंगे वो चीज़। तो आप लोगों को अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स है तो आप पहले वो पूछे, बाद में अपन क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। बोलिए जय, कैन यू प्लीज अनम्यूट? सर हाँ सर, बॉन्ड एंगल में पूछना है, बॉन्ड एंगल में पूछना है डाउट। फैक्टर्स हाँ, अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, आपके पास कुछ थ्योरी वगैरह है उसका आपके सामने? सर जनरल पता है, चलो एसपी ठीक का है, 180 रहता है, sp2 का 120 रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। SP वाले का 180 रहता है, SP2 वाले का 120 रहता है, और SP3 वाले का कितना रहता है? SP3 वाले का 109 रहता है। फिर अब इसमें भी क्या रहता है कि अब जैसे SP2 वाला है, वो SP2 वाले में एक लोन पेयर आ गया। SP2 वाले में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। SP वाले में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। SP3 वाले में कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। फिर ये अपन ने 4 में देखा था ना कि अगर 4 के साथ में चारों सिग्मा बॉन्ड तो एंगल 109, 3 सिग्मा और 1 पाए तो एंगल 107। अमोनिया में 2 सिग्मा और 2 पाए तो एंगल 104 वाटर में। तो वहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है? कंसेप्ट ये लग रहा है कि लोन पेयर ज्यादा दबाते एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर को। तो यहाँ पे देखो, इधर राइट साइड में लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसे कार्बन हाइड्रोजन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कार्बन को, वो 4 हाइड्रोजन अपने बच्चे के जैसे लेके उनको घूम रहा है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन के पास में इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर क्या होगा? उस केस में ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इनके झगड़े होते रहेंगे, फिर इनके झगड़े होते रहेंगे तो ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, और फिर ये दोनों का रिपल्शन उतना पूरेगा नहीं। कब तक साथ देंगे, फिर कब तक रिपेल करेंगे? तो क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते तो वो एंगल दब जाता। तो ये कंसेप्ट है sp3 वाले के वाटर में। ऐसा ही कंसेप्ट है अमोनिया में। अमोनिया में एंगल कम दबा क्योंकि एक ही लोन पेयर था। फिर अगर 3 लोन पेयर वाला सोचे हाइपोथेटिकल केस, तो वो 3 लोन पेयर ने तो इतना ज्यादा उसको रिपेल किया होगा, लेकिन उसके पास में और दूसरा कोई बॉन्ड पेयर है ही नहीं रिपेल करने को, करके वहां पे प्रॉब्लम नहीं आया अपने को लाइफ में। लेकिन HCl में या HF में भी 3 लोन पेयर्स है ना, तो वो 3 लोन पेयर रिपल्शन तो दिखाते हैं। फिर ऐसा ही केस अपन इमेजिन करें sp2 वाले के साथ में। sp2 वाले का ये कहाँ लिखूं मैं? लेफ्ट साइड वाला डिलीट करते हैं। फिर sp2 वाले में कितना रहता है? sp2 वाले में 120 डिग्री का एंगल रहता है, लेकिन वो 120 डिग्री का एंगल कब रहता है? जब तीनों सिग्मा बॉन्ड हो तब। अगर वो एक लोन पेयर आ गया तो फिर वो एक लोन पेयर की वजह से वो 120 डिग्री से थोड़ा कम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखते हैं उसको,
एंगल लेस देन 120 डिग्री। और एक चीज हमेशा याद रखे, जो भी एंगल डिफाइन होता है वो एंगल बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। लोन पेयर अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल्स डिफाइन होते हैं वो वाले एंगल को अपन बात करते हैं। जय अनम्यूट करेंगे। यस सर। ठीक है, और सुनो थोड़ा सा इसमें, और अपन अभी थोड़ा sp3d वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो sp3d वाले में क्या होता है, sp3d वाले में दो टाइप के एंगल मिलते हैं। एक तो अपने को मिला 90 डिग्री और एक तो मिला अपने को 180 डिग्री। तो ये प्लीज नोट कर लो जो भी है। ये वाला एंगल मिला 180 डिग्री, क्योंकि वो एक्सियल वालों के बीच में का है। ठीक है, और दूसरा जो वो जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाले प्लेन के साथ में ये जो लाल कलर ने एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया उसने, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो वो एक एंगल मिलता है अपने को। तो ऐसे 90 डिग्री और 180 डिग्री डिफरेंट टाइप के एंगल्स अपने को मिलते हैं। ये हो गया sp3d। फिर इसके बाद क्या रहता है sp3d2, वो कैसा रहता है, वैसा रहता है 90 90 90 90 सब कुछ 90। SF6 मस्त एग्जाम्पल है इसका। फिर sp3d के बाद क्या रहता है, sp3d3 रहता है। sp3d2 के बाद sp3d3, उसमें 5 आ जाते हैं, एक ही लाइन में 5 आ जाते, बहुत गर्दी हो गई उसमें। ये है sp3d3। तो बस जब sp3d आया तब से एक सीक्वेंस फिक्स हो गया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, और उस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ही आगे की चीजें डिसाइड की जा रही है, और एक एक बॉन्ड उसमें लगाते जाने का। जैसे 120 डिग्री था और एक बॉन्ड लगा देंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90 डिग्री हो जाएगा। उसको स्क्वायर वाला बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं शायद उसको, SF6 वाली चीज को। फिर उसके बाद में आता है sp3d3, और एक रहता है d2sp3। तो d2sp3 में पीछे वाले का डी लेते हैं, जैसे ये जिसका एस उसका पी और उसका डी है ना, तो ये पीछे वाले का डी है, होता है वो भी है। ठीक है, हाँ तो जय एक बार और अनम्यूट करेंगे क्या, क्लिक हुआ क्या? जय भगवे। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं है सर। तो हाँ ओके, थैंक यू। जय समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है? यस सर, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ सर, समझ रहे। ओके, बोलिए शिवम, अनम्यूट। सर वो फजांस रूल बता सकते हैं? फजांस रूल बता सकते हैं, वेरी गुड। ऐसे ऐसे डाउट्स पूछो। क्या है कि मैं तो थ्योरी लेके आ जाऊंगा, मेरे को जो जो आता है वही पढ़ाऊंगा मैं, है ना, लेकिन जो चीज आपको सीखनी है वो भी तो अपने को पढ़ना है। तो फजांस रूल अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन थ्योरी पे जाएंगे। हाँ सर, थ्योरी से पढ़ाओ सर, देख देख के पढ़ाओ, मजा आएगा सर। तो पता है मेरे को फजांस रूल ऐसा नहीं है, बट अपन कंसिडर डिस्कस करेंगे। होता है ना उसमें, कटायन होता है, अनायन होता है, कटायन का साइज, अनायन का साइज, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। शिवम एक बार अनम्यूट करेंगे क्या, स्क्रीन दिख रहा है क्या, PDF दिख रहा है एक? सर हाँ PDF दिख रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा जूम कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। शिवम C18 में हो, NV12 में हो? सर NB12। NV12। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? शिवम रिप्लाई नहीं, तो छोड़ो। हाँ ये सारी चीजें भी नहीं बताई मैंने, ओवरलैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि टाइम कम है ना, बट बताएंगे अपन, वो भी डिस्कस करेंगे। ये सब बता दिया, SP SP2 SP3, ये ज्योमेट्री वगैरह भी बता दिए, शेप वगैरह आप लोग लर्न कर लेना। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दिया है। डाइपोल बॉन्ड पोलैरिटी, ये नहीं दिखेगा तो मेरे को खुद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो फजांस रूल। हाँ तो अभी फजांस रूल क्या होता है, अपने को आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है। तो बिल्कुल एकदम स्कूल में जैसे पढ़ाते थे ना, टेक्स्ट बुक से रीड करके बताते थे, तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आप लोगों को सुनना है। जस्ट एज द कोवेलेंट बॉन्ड में हैव पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड आयनिक बॉन्ड मे ऑल्सो शो अ सर्टेन डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो दुनिया का कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट या पूरी तरह से आयोनिक नहीं होता।
एक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और एक परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं कंपाउंड्स के साथ में। इस चीज को अपन समझे, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। जिस तरह से परसेंटेज मेटालिक एंड परसेंटेज नॉन मेटालिक रहता है, तो वैसे यहाँ पे परसेंटेज आयोनिक एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो जस्ट एज, हाँ, फिर व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयंस अप्रोच ईच अदर, द कटायन वुड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ द अनायन एंड साइमल्टेनियसली रिपेल इट्स न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव जो रहेगा वो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। दिस प्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द अनायन which is accompanied by some sharing of electrons between the ions, that is the bond acquires a certain covalent character। तो थोड़ा सा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा डेवलप हो गया। इसके साथ में एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बताना चाहूंगा, काइंडली अलाउ मी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसा चाइनीज फिलोसॉफी में बोलते हैं ऐसा कुछ, तो भी ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है, फिर ये ऐसा गोला मार दे यहाँ पे, ये ऐसा गोला रहता है, ये काले कलर का गोला रहता है, और फिर ये पूरा काला रहता है। इसको यिन एंड यांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यिन एंड यांग। इन एवरीथिंग दैट इज गुड देयर इज समथिंग बैड, इन एवरीथिंग दैट इज बैड देयर इज समथिंग गुड। हर अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और हर बुरी चीज में कोई कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज होती है। तो उसी तरह से हर कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर और हर आयनिक कैरेक्टर में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे काम की चीज ये, दिस प्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द अनायन विच इज अकम्पनीड बाय सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आयंस। थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा वो शेयरिंग के जैसा जा रहा है। शेयरिंग के जैसे जा रहा है मतलब थोड़ा सा वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा जा रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आयंस मे बी इलस्ट्रेटेड एज बिलो। ठीक है, तो उसने वो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। अब काम की बात, सर ये तो ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी पूछते हैं, एग्जाम में तो ट्रेंड पूछ रहे। तो फैक्टर्स क्या क्या है? तो लार्ज साइज ऑफ द अनायंस, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन मोर स्ट्रांगली विल इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट, वेरेज तो जो बड़ा साइज का है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन, ज्यादा साइज नहीं, सॉरी, ज्यादा चार्ज, तो ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन, तो ऐसा लिखने का, क्या लिखने का? मोर कोवेलेंट। तो जिनका डाउट है वो नोटबुक में लिख ले, लर्न करने वाली चीज, बाकी लोग भी लिख सकते हैं, काम की चीज। कटायन का चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, वेयर एज NaCl AlF3 AgF आर आयोनिक। ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। फिर आगे स्मॉल कटायन एंड लार्ज अनायन। अब ये साइज वाला फैक्टर है, स्मॉल कटायन एंड लार्ज अनायन। फॉर अ स्मॉल कटायन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ व्हिच इट्स न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द अनायंस विल बी मोर। Moreover, a large anion cannot hold electrons in its outermost shell, especially when they are attracted by neighboring cation. Hence, there will be an increased covalent character with small cation and large anion. हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर कब बढ़ेगा? कटायन छोटा रहेगा तब बढ़ेगा और अनायन बड़ा रहेगा तब बढ़ेगा। तो बड़ा अनायन ज्यादा कोवेलेंट, छोटा कटायन ज्यादा कोवेलेंट, ज्यादा चार्ज कटायन पे, ज्यादा चार्ज कटायन पे ज्यादा कोवेलेंट। तो इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या है। 1 सेकेंड प्लीज। Cations with pseudo inert type of configuration, a cation with 18 electrons in outermost shell polarized and more strongly। हाँ वो जान दो, वो टाइम पास है। फिर ये वाली चीज देख लो, आयनिक पोटेंशियल चार्ज ऑन द कटायन अपॉन साइज ऑन द कटायन। कितना कटायन का चार्ज है और कितना कटायन बड़ा है। कटायन अगर ज्यादा बड़ा रहा तो उसका पोटेंशियल कम रहेगा क्योंकि उसका चार्ज डिस्पर्स्ड रहेगा। तो जितने जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो उतना उतना चार्ज उसका डिस्पर्स्ड रहेगा, है ना। जैसे Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, तो Rb प्लस वगैरह में चार्ज क्या रहेगा? ज्यादा डिस्पर्स्ड रहेगा क्योंकि साइज उसका बड़ा है। तो एज वी गो डाउन द साइज ऑफ द कटायन इंक्रीजेस बिकॉज द साइज ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ये चीज। तो ये हो गया। फिर और कुछ है इसमें बताने लायक? और ये नोट्स अपन शेयर कर देंगे। नोट्स तो सर हमारे पास भी नोट्स बहुत है, आप नोट्स की चिंता ही मत करो, ठीक है भाई। किनका डाउट था ये? आयोनिक पोटेंशियल और कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या रिलेशन? आयनिक पोटेंशियल और कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या रिलेशन? मुझे नहीं पता, चलो अपन दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं, अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है शिवम। आयनिक पोटेंशियल और कोवेलेंट में क्या रिलेशन है? साइज ऑफ द कटायन ज्यादा रहेगा, साइज ऑफ द कटायन ज्यादा, चार्ज ऑन द कटायन ज्यादा तो कोवेलेंट की तरफ जा रहा है।
साइज देखो, चार्ज ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, बराबर। और अगर साइज ऑफ द कटायन कम है, कम नहीं, अपन देख लेते ऊपर क्या है, 1 सेकेंड प्लीज। स्मॉल कटायन अगर है तो भी वो कोवैलेंट की तरफ जा रहा है। तो साइज छोटा है कटायन का तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों से समझ में आ रहा है कि आयनिक पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो अपन सेफली बोल सकते हैं कि आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। ऐसा मैंने डिराइव करके भी बता दिया। ठीक है सर, अनम्यूट करें, बताएं क्लियर हुआ क्या? जिनका डाउट था प्लीज अनम्यूट करें। कहाँ गए भैया? ठीक है, आई बिलीव हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ ओवरलैपिंग वगैरह वाले कंसेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दिए, बट देखना है कि एक बार। हाँ, ये वाले ओवरलैपिंग, ये एस ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पीपी ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड ऐसा होता है और ये सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है। पी वाला सिग्मा भी बना सकता है, पी वाला पाई भी बना सकता है, एस वाला सिर्फ सिग्मा बनाता। ठीक है, हेड ऑन कोरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस की होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अपन अभी आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में अगर किसी को और कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल ना करें। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। ठीक है, कैन वी मूव अहेड नाउ? ओके, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो